वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं महत्वपूर्ण पीवाईक्यू सीरीज। तो जो ये पीवाईक्यू सीरीज है, ये आपकी आज रहेगी यूजीसी नेट की परीक्षा से संबंधित। ठीक है, ये 2021 की है। 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसे आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। आज की इस वीडियो में आपके साथ लगभग 25 के आसपास प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, आपकी प्रत्येक आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली है। ठीक है, जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो उसे अपनी कॉपी पे अपने अवश्य नोट करना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ लेना। जो पेड मेंबर है उनको ये पीडीएफ तो सेंड कर ही दी जाएगी। इसी के साथ साथ देखिए, जो भी हिमाचल प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं या फिर हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो हिंदी ग्रामर की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी नोट्स हमारे तैयार हो गए हैं। जो भी लेना चाहता है तो ले सकता है। इसमें आपको कैसे नोट्स मिलेंगी? जितने भी हिमाचल प्रदेश में पहले परीक्षाएं हुई हैं, चाहे एटी कैट की हुई हैं या फिर जितने भी पीजीटी की परीक्षाएं हुई थी वो, या फिर अन्य कोई भी परीक्षा है जहाँ पर हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीवाईक्यू वाले, उन सभी क्वेश्चन पेपर को संकलित किया गया है। तो आप उन्हें परचेज कर सकते हो और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ साथ एल टी टेट, एल टी कमीशन और पीजीटी हिंदी के लिए 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं, ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के तौर पर अवेलेबल हैं। आप इन्हें परचेज कर सकते हो। ठीक है, कोई क्वेरी अगर इनसे संबंधित है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक इत्यादि सभी ग्रुप्स के लिंक मिल जाएंगे, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हो और तन मन धन से अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। जो ये क्वेश्चन पेपर है यूजीसी नेट हिंदी का है 2021 का। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो वो बताना है। तो जो यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं होगा, तत्सम शब्द नहीं होगा तो वो हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी, किसान। किसान तत्सम शब्द नहीं होगा। तत्सम शब्द से क्या तात्पर्य होता है? जो शब्द संस्कृत से हूबहू लिया जाए हिंदी में उसे तत्सम कहा जाता है। जैसे कि अग्नि, अग्नि संस्कृत में भी अग्नि कहा जाता है और हिंदी में भी। भ्राता, भ्राता, भ्राता का मतलब भाई होता है। ठीक है, और आज्ञा, आज्ञा। किसान, इसे संस्कृत में कृषक कहा जाता है और हिंदी में तद्भव रूप में किसान कहा जाता है। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 4। अगला प्रश्न देखिएगा 2, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? शामी भाषा में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो वो बताना है। इब्रानी, अरबी, हबशी, ये तीनों तो शामी भाषाओं में शामिल है, परंतु जो फारसी है ये शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। तो थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, शामी भाषा क्या होता है। देखिए, शामी भाषाएं मध्य पूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका की एक भाषा परिवार है। इसमें इब्रानी, अरबी, अरामी और प्राचीन समुराई जैसी भाषाएं शामिल हैं। सामी भाषाओं की कुछ अन्य विशेषताएं इत्यादि हैं। सामी भाषाओं को इतिहास में बहुत जल्दी लिखित रूप में देखा गया था। वो कौन सी भाषा है, वो कौन सी भाषा है जिन्हें सबसे पहले लिखित रूप में देखा गया था, तो वो सामी भाषाओं को माना जाता है। सामी भाषाओं को अब इब्रानी, सीरियाई, अरबी और गेज लिपि में लिखा जाता है। सामी भाषाओं में अक्सर स्वरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सामी भाषाओं में जड़ आमतौर पर 3 व्यंजनों का समूह होता है। सामी भाषाओं में अर्थ व्यंजनों से ही होता है। ठीक है, सामी भाषाओं को अफ्रो एशियाई भाषा परिवार में रखा जाता है। और जो सामी भाषाओं में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो होगी अरबी। तो ये कुछ एक चीज इसकी मैंने यहाँ पर आपको बताई, इसको आप नोट करके रखना। भविष्य में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा
तो आप इसे सही कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? तो अगला प्रश्न है 3, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं। इतिहास दर्शन से संबंधित विचारक कौन होंगे दिए गए विकल्पों में से? तो जो सही विकल्प होगा बॉलतियर हैं, जो ये इतिहास दर्शन से संबंधित होंगे। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अवश्य लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो देखिए, सहज भोग मार्ग, जीव, महासुख, ये सारी जो भाषाएं होती हैं, शब्दों का जो खेल है, ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? ये सारा कुछ मिलता है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, तो चौथे का सही विकल्प होगा यहाँ पर सिद्ध साहित्य। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा ये चीजें कि जो अ, सिद्ध और नाथ है, ये मूलतः कहाँ से जुड़े हुए हैं? बौद्धों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये प्रश्न आपसे पूछूंगा, जो बौद्ध धर्म था, ये दो भागों में विभाजित हुआ था, महायान और हीनयान। ठीक है, इससे आगे सिद्ध साहित्य या सिद्ध जो सिद्ध कवि थे, सिद्ध विद्वान थे, ये किस शाखा से निकले हुए हैं, और जो नाथ, ये किस शाखा से निकले हुए हैं बौद्ध धर्म की? तो ये यहाँ पर आपने बताना है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। फिर प्रश्न संख्या है 5, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? नहीं पर जोर दिया गया है। तो सही जो विकल्प होगा एक पांचवे का, तो वो हो जाएगा आपका, देखिए, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, ये तीनों तो नंददास की कृतियां होंगी, परंतु जो कवि प्रिया है, ये नंददास की कृति नहीं होगी। पांचवे का सही विकल्प होगा यहाँ 4। अगला प्रश्न देखिए 6, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? जो कवि देव है, रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं ये। इनके कितने ग्रंथों का उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है? चलिए एक प्रश्न यहाँ से आपको और छोड़ देता हूँ। आपने बताना है जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसे कब लिखा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और इसे किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो जो छठे का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 23। प्रश्न संख्या 7, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? किसका? तो सही जो विकल्प हो जाएगा सातवें का, जगदम्बा प्रसाद हितैषी इनका पूरा नाम होगा। तो डी सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए 8, मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? पहले तो ध्यान रखिए, प्रस्तुत रचना किसकी होगी? मैत्री पुष्पा की। किस विधा की है? उपन्यास विधा की है। और क्या विषय है? किस क्षेत्र का वर्णन है? ब्रज क्षेत्र के जीवन यापन का यथार्थ वर्णन इस रचना में मिलता है। तो जो आठवीं का सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जो चाक नामक उपन्यास है, इसमें ये सारी चीजें वर्णित होंगी। ठीक है, मैत्री पुष्पा का उपन्यास है ये। अगला प्रश्न है 9, निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्ठा वाचा मलंकृतः किसकी उक्ति होगी ये? तो जो नौवे में सही विकल्प होगा, तो वो हो जाएगा आपका
भामह का कथन है, ये किसका? भामह का। थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिए, जो भामह है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। काव्य अलंकार नामक इनका प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ भी होगा। अगला प्रश्न है 10। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी पुस्तक है जो भोजराज की होगी? तो जो 10 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा जो श्रृंगार प्रकाश नामक पुस्तक है, ये भोजराज जी की हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न क्या है 10। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक, हाँ ये हो गया श्रृंगार प्रकाश। अगला देखिए 11। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज का ग्रंथ नहीं है? कॉलेज, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, इसमें जो कॉलेज, इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रमुख स्थान है। जो कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ है ये प्राय एक दूसरे के मित्र थे, ठीक है। कॉलेज ने कल्पना सिद्धांत को काफी प्रतिपादित किया था, और यहाँ पर जो इनकी रचना नहीं है तो वो बतानी है। देखिए, द टेबल टॉक, यह पुस्तक भी कॉलेज की नहीं है। और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, यह पुस्तक भी कॉलेज की नहीं है। ये ए और 3 नहीं होगी, बाकी लेटर्स, एलिजाबेथन एसेज, ये दोनों तो होंगी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 112। नीचे क्वेश्चन आईडी 112 दी गई, इसलिए 112 बोल रहा हूँ। तो 112 में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? अभिज्ञान का संबंध, तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा कथानक से। अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक से। यहाँ पर देखिए एक और चीज आपको बता देता हूँ, ये जितने भी प्रश्न हम डिस्कस करते हैं ये सिर्फ किसी एक विषय तक सीमित नहीं है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीए नेट की तो वहां पर आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे ये। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सेट की तो उसके लिए भी काफी फायदेमंद है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड मतलब एलटी कमीशन एलटी एट की, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिंदी की, उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। एनबीएस केवीएस जहाँ पर भी हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे ये, ठीक है। बार बार जोर देता हूँ, आप लोग सीरियस, मुझे लगता है कई बार सीरियस नहीं होते हैं। कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तन मन धन से आप इनका अवलोकन करिए और पढ़ते रहिए, आपको फायदा होगा इसका, तभी कहता हूँ बार बार। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? कौन सा तत्व? तो जो 13 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका यांत्रिक भौतिकवाद। जो यांत्रिक भौतिकवाद है यह आपका मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, ये तीनों ही मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में आते हैं, परंतु यांत्रिक भौतिकवाद नहीं आता। अगला जो प्रश्न है 14, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? तो जो सही विकल्प होगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता, इससे गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। सत्य और अहिंसा के हैं, मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, सादा जीवन और श्रम पर जोर, ये तीनों ही गांधीवादी दर्शन से सहमति जताते हैं कथन। अगला प्रश्न है 15। क्या पूछा गया है? कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जे बड़ी जित खींचे तित जाऊं, इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो जो 15 का सही जो विकल्प होगा तो वो होगा आत्मसमर्पण का। क्या है इसमें? आत्मसमर्पण। पहले तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? कबीरदास की ये पंक्ति होगी। यहाँ पर वो अपना आत्मसमर्पण भगवान के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। 15 का ए सही विकल्प। फिर प्रश्न देखिए 16। अंकिया हरि दर्शन की भूखी,
बारक बह मुँह फेरी दिखाओ दुही पे पीबत पतोखी। उक्त पद में पतोखी का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां किसकी होंगी। तो जो महाकवि सूरदास है उनकी ये पंक्तियां होंगी, ठीक है, याद रखना है सूरदास जी की पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर पतोखी का अर्थ बतलाना है 16 में। तो 116 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका पत्ते का दोना। अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक बह मुंह फेरी दिखाओ दूही, पै पीबत पतोखी। तो पत्ते का दोना इसका अर्थ होता है। अगला है महारानी गिरिधर गोपाल दूसरा न को दद मद धृत काढ़ लिया डार दिया छुआ। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुआ का क्या अर्थ है? छुइया। 17 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा मट्ठा, ठीक है, 17 का बी। दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? तो ये होंगी मीराबाई की। किसकी? मीराबाई की। अगला प्रश्न है 18, इसमें क्या पूछा गया है? घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? सही जो विकल्प होगा तो वो होगा आपका संध्या भाषा का प्रयोग घनानंद की कविता में नहीं मिलता। संध्या भाषा कहाँ पर मिलता है ये आप लोग बताइएगा। भाषा की लाक्षणिकता मिलती है, भाषा की व्यंजकता मिलती है, उक्ति वैचित्री ये भी मिलता है। अगला देखिए प्रश्न 19, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन होगा? तो सही विकल्प होगा 19 का तो वो हो जाएगा आपका विशिष्टाद्वैतवाद। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? विशिष्टाद्वैतवाद है, 19 का डी। देखिए एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ, अगर आप लोग हिंदी ग्रामर के पी बाई क्यू लेना चाहते हैं जो हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई परीक्षाओं से संकलित हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। एल टी टेट एल टी कमीशन की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल किए जा रहे हैं। तो जो लेना चाहता है तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हाँ, एक दो चीजें मैं आपके साथ यहाँ पर कहना चाह रहा था। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि एल टी कमीशन की वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, एलटी कमीशन की वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है और नेगेटिव कमेंट ही करते हैं कि अब वैकेंसी नहीं आएगी। हद है यार, क्यों नहीं आएगी? आप लोगों को किसने कहा कि नहीं आएगी? ठीक है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा परंतु आएंगे ही आएंगे। पहले जो देखिए, जो टीजीटी कमीशन है इसकी परीक्षा वगैरह आयोजित की जाएगी, उसके पश्चात एलटी कमीशन की भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि थोड़ी सी पीछे चर्चा चली थी सीएनबी के थ्रू ये वैकेंसी निकलने वाली है, तो निकलेंगी जरूर परंतु थोड़ा समय लेंगी। इसी के साथ ये भी स्पष्ट कर देता हूँ, आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम प्रतीक्षा ही करने बैठ जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जब पेपर आएगा उस समय हम पढ़ेंगे, जब फॉर्म आएगा तब हम पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको काफी लंबे समय से तैयारी करनी पड़ती है अपनी परीक्षा को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। जो अभी हाल ही में पीजी की परीक्षा हुई थी उसको प्राप्त करने के लिए, उस परीक्षा को पास करने के लिए बच्चों ने 3-3 साल लगातार मेहनत की थी, ठीक है। तो हमारे बैच में भी एक दो बच्चों का हो गया था वहाँ पर। बच्चे तो क्या, काफी सीनियर थे वो, उनका हो गया था। तो वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते थे, कहते थे कि हम डेली 6-6 घंटे पढ़ते थे, ठीक है, और 3-3 साल से कंटिन्यू वो पढ़ रहे थे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको फायदा होने वाला है। आप लोगों को पढ़ना है तभी जाके आपको उसका फायदा मिलेगा। अधिक नहीं पढ़ सको तो 4 से 6 घंटे का समय आपको डेली निकालना है। इससे आपके अंदर एक प्रतिबद्धता बनी रहेगी। ये भी मुझे सुनने के लिए मिला है कि EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, उसकी भर्ती भी निकलने वाली है और उसमें भी आपकी पीजीटी हिंदी की होगी वैकेंसी, तो उसको भी आप फिल कर लीजिए। जैसे ही भर्ती निकलेगी मैं आपको नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगा। हो सके तो वीडियो भी बना के दे दूंगा, तो उसका भी आपने
निरंतर मेहनत करते रहना है, ठीक है। कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसका आपको अपडेट में दे देता हूँ। नेट के फिलहाल निकले हुए हैं, जो नेट का भरना चाहते हैं तो 10 दिसंबर से पहले आप नेट का भी फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप भरते हो तो प्रतिबद्धता बनती रहती है आपकी कि हमें ये पढ़ना है, ये करना है। तो अच्छी बात है ये, नेगेटिव कमेंट बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर 20। इसमें क्या पूछा गया है, कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विषव का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी तीन शक्तियों को महाचिति कहा गया है यहाँ पर। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पंक्तियां हैं ये कहाँ से ली गई है। तो जो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, उससे ये पंक्तियां ली गई है। तो यहाँ पर भगवान शिव की तीन शक्तियों को महाचिति कहा गया है, तो वो कौन सी तीनों महाशक्तियां हैं। तो 20 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ठीक है। सी सही विकल्प। यहाँ पर जितने भी प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है, अपनी तरफ से कोई उत्तर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। 21 क्या पूछा गया है इसमें, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। तो प्रस्तुत कथन किसका होगा। तो जो ये कथन है ये होगा नामवर सिंह का। अंधेरे में कविता किसकी है, नामवर सिंह की कविता है। नॉर्मल सा प्रश्न है, आप सभी को आता होगा ये। फिर है 22, सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसी बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियां किस कविता से ली गई है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 122 का तो वो हो जाएगा आपका नक्सलबाड़ी कविता से ली गई है ये पंक्तियां। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नक्सलबाड़ी कविता किसकी है, हकाल दर्शन किसकी है, रोटी और संसद किसकी है और मोचीराम किसकी है। ये चारों चारों जो कविताएं हैं ये होंगी सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं। अगला प्रश्न है 23, असाध्य वीणा अज्ञे के किस कविता संग्रह में संग्रहित है। पहले तो ध्यान रखिए असाध्य वीणा कविता किसकी है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की किस कविता संग्रह में संग्रहित है। तो 123 का सही विकल्प हो जाएगा आंगन के पार द्वार में। फिर है 24, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। तमस किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। क्या इसका आधार है सांप्रदायिकता पर लिखा गया उपन्यास है ये, किसके द्वारा लिखा गया है, विषम साहनी के द्वारा। कौन इसका पात्र नहीं है तो वो पूछा गया है, तो वो सही विकल्प हो जाएगा अदत्तो। हाँ रत्तो, नथु, रिचर्ड्स, हयात बख्श, ये तीनों हाँ ये तीनों है इसके पात्र, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर 25, क्या पूछा गया है, पार्वती सुखदेई दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कृति के पात्र हैं। पार्वती सुखदेई दौलत राम छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कृति के पात्र होंगे। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा आपका देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है इसके पात्र होंगे ये पार्वती सुखदेई दौलत राम और छोटे। अगला प्रश्न है 26, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास से लिया गया है और यहाँ पर ये बताया गया है कि ये किसके मध्य हुआ है ये संवाद, ठीक है। तो वो बताना है। तो जो संवाद हुआ है मेहता और मालती के मध्य। 26 का ए। अगला जो प्रश्न है 27, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास
धरती धन ना अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो 27 का सही विकल्प हो जाएगा पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा यहाँ पर वर्णित है। ठीक है, जो धरती धन्ना अपना है इसका प्रमुख पात्र कौन सा है? तो वो होगा काली। जिस प्रकार से गोदान का प्रमुख पात्र होरी है, उसी प्रकार से काली इसका प्रमुख पात्र है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो जगदीश चंद्र है, इनके उपन्यास का होरी कौन है? तो वो होगा काली। अगला देखिए 28, चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? पहले तो याद रखिए, जो पहले वो बता देता हूँ आपको किस कहानी में है, आकाशदीप कहानी में है ये। 28 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका आकाशदीप। किसकी कहानी है आकाशदीप? तो ये होगी जयशंकर प्रसाद की कहानी है ये। प्रश्न संख्या 29, इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? वाक्य है इस प्रकार से, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है वो। तो ये जो कथन है किस कहानी से लिया गया है? तो ये लिया गया है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। किसका, किसकी ये कहानी होगी? मुंशी प्रेमचंद की। अगला प्रश्न देखिए 30, लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है? जो लक्ष्मण पात्र है किस कहानी से है? ये कोसी का घटवार। कोसी का घटवार कहानी है, उससे है ये जुड़ा हुआ पात्र। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। लगभग हमने 30 प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया। ध्यान से देखोगे तो काफी सारे अन्य तथ्य भी मैंने यहाँ पर बताए हैं, जिस कारण प्रश्नों की संख्या लगभग 50 तक पहुंच जाती है। हर एक प्रश्न को अगर आपको आता था तो आप छोड़ सकते थे, अगर नहीं आता था तो अपनी कॉपी पे नोट करते, तो भविष्य की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे ये प्रश्न। ठीक है, तो पीडीएफ इत्यादि के लिए फिर से कहूंगा, आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर पीडीएफ और फोटोज आपको सेंड कर देता हूँ। और नोट्स इत्यादि लेने हैं तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त। हाँ, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। बीच में कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर, जो आपके कोर्स इत्यादि बहुत हाई उनको प्राइस लगी। वैसे तो मेरे ख्याल से देखिए हमारा कोर्स लगभग 3 महीने के लिए चलता है। ठीक है, तो हर महीने की फीस मात्र 500 होती है। तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे नोट्स भी मिल जाएंगे और वीडियोज भी मिल जाएंगे। सारी चीज़ें मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। अन्य कहीं संस्थान या ऑनलाइन कोचिंग के लिए जाएंगे, वहाँ पर आपकी फीस 3 से 4 हज़ार होती है। ठीक है, महीने की फीस ही वहाँ पर लगभग 1 हज़ार 2 हज़ार के आसपास होती है। और वहाँ पर आपको इतना स्टडी मैटर भी नहीं दिया जाता। फिर भी किसी किसी कैंडिडेट को लगता है कि फीस बहुत ज़्यादा है, तो आप बेझिझक यहाँ पर व्हाट्सएप करके बता सकते हो। हम आपके लिए कुछ ना कुछ अवश्य लाएंगे। ठीक है ना, परंतु मेरे ख्याल से तो नॉमिनल चार्जेस हैं। मैंने बहुत सोच समझ कर ही चार्जेस रखे थे। फिर भी किसी को लगता है कि चार्जेस ज़्यादा है, तो आप जो दूसरे संस्थान है उसका भी थोड़ा सा अवलोकन कर सकते हो। बेझिझक आप यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया। ठीक है, हम जो मेंबर्स हैं डिस्कस जरूर करेंगे उसके बारे में। बाकी नोट्स वगैरह भी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में रखी गई है। सॉफ्ट कॉपी को आप पढ़ सकते हो, और भी कई चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं। ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जो वास्तव में नोट्स लेने में असमर्थ होते हैं, वास्तव में कोर्स की फीस देने में असमर्थ होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी देखिए, अगर आप कहीं शॉपिंग में जाते हैं, आपका एक सूट ही 3-3 हज़ार का आता है। ठीक है, एक जो हम अपनी बात करें, हम जब कहीं पर शॉपिंग करने जाते हैं, हमारा जीन्स ही कितनी महंगी होती है। ठीक है, 2-3 हज़ार से नीचे तो हम देखते भी नहीं हैं। ठीक है ना, पुरुषों की बात कर रहा हूँ ज़्यादा। फ़ोन की हमारे इतने महंगे महंगे रिचार्ज होते हैं, खाने पीने में ही हम कितने पैसे व्यस्त खत्म कर देते हैं। तो उन चीज़ों से बेहतर है कि स्टडी मैटर हम ज़्यादा खरीदें, क्योंकि ये तो हमें आगे ज़्यादा लाभ देंगे। ठीक है, जो मैं भावना व्यक्त कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप इन्हें समझ रहे होंगे। ठीक है ना, बाकी किसी की कोई समस्या होती है तो बेझिझक आप व्हाट्सएप कर सकते हो।
कमेंट इत्यादि ज़्यादा नहीं करने हैं ताकि दूसरों पे इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। किसी को कोई समस्या हो तो ये व्हाट्सएप नंबर इसीलिए आपके लिए जारी किया गया है। तो यहाँ पर फिलहाल अब अपनी वीडियो का समापन कर लेता हूँ। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।